तो हेलो एवरीवन। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन से लेके माइटोकॉन्ड्रिया तक जितने भी टॉपिक है उसको अच्छे से करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें क्या है ना कि एनसीईआरटी को सही पढ़ने का तरीका जो है मोर देन 90% लोगों को नहीं आता। मैंने अपने टेलीग्राम में पोल कराया था, उससे मुझे पता चला कि मोर देन 90% लोग जो है 80% लोग अच्छे से सही तरीके से बायोलॉजी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। वो कैसे होता है कि आप हर लाइन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ो। ठीक है, अब देखो तुम्हें हर लाइन से हर एक क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए कितने जो भी स्टेटमेंट बेस बन सकते हैं, एआर बेस क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके लिए बहुत नंबर ऑफ रीडिंग चाहिए होती है। ठीक है, कम से कम मिनिमम 8-10 रीडिंग। और देखो मैंने खुद ने बहुत बार एनसीईआरटी रीड कर लिया है, पढ़ाया भी है, इसलिए मुझे ऑलमोस्ट पता है कि हर लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। तो मैं तुम्हें बता दूंगा हर लाइन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है और एक एक लाइन क्लियर कर दूंगा। तुम्हें क्या करना है, उसके तुरंत बाद जाके एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और प्लस उसके अलावा भी मैं क्या करता हूँ, मैं 10% एनसीईआरटी में से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जानना चाहिए वो जानना तुम्हारे लिए एनसीईआरटी के समझ के लिए बहुत ज़रूरी है, और उनके नीट में आने के चांसेस भी ज़्यादा होती है। वही एनसीईआरटी के पॉइंट मैं कराता हूँ। और प्लस लास्ट में मैं लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज कराता हूँ, ताकि तुम्हें दिखा सकूँ कि देखो सारे जो है एनसीईआरटी से ही आए हैं। डायरेक्ट मोर देन 90% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन ही होते हैं। अगर तुम इतना कर लेते हो ना, और तुम अगर एक्चुअल एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक वगैरह नहीं कर सकते हो, तो 320 340 प्लस आराम से, बस इतना करने से तुम स्कोर कर सकते हो। मेरे खुद का नीट 2023 में बायो में 355 आउट ऑफ 360 स्कोर था। अब देखो ये जो लेक्चर करने से पहले ना, अगर तुमने एक दो बार एनसीईआरटी खुद से पढ़ रखा होगा ना, तब तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और देखो एक तरीका तुम आजमा सकते हो क्या, कि जैसे ही मेरा एक पेज कंप्लीट हो या एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए, तुम पॉज कर दो, वो पैराग्राफ पहले खुद से अच्छे से रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को मैंने 3 पार्ट में बांटा था। पहले पार्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन साइंटिस्ट से लेके प्रोकैरियोटिक सेल तक पूरा खत्म किया था। इसमें मैं सेल मेम्ब्रेन से लेके माइटोकॉन्ड्रिया तक खत्म करूंगा, और लास्ट लेक्चर में प्लास्टिड से लेके समरी तक खत्म करूंगा। अब ये जो लेक्चर है तुम अपने पेज पे देख सकते हो, स्पीड करके 1.5 पे या फिर 2x पे अपने पेज के अकॉर्डिंग देख सकते हो। और लास्ट में मैं लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज कराऊंगा। ठीक है, तो तुम देख लेना, अगर तुम्हें करना हो तो करना, नहीं करना तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो डायरेक्ट हम सेल मेम्ब्रेन यहाँ से करते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब यूकैरियोट में ना पहला लाइन है कि यूकैरियोट में कौन कौन से आते हैं, तो मोनेरा को छोड़ के बाकी सब आते हैं। तो फंगी हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, ये सब आ गया। लेकिन मैं अगला क्वेश्चन, अगले लाइन से पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स? इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन यूकैरियोटिक सेल्स में जो है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सही है गलत? गलत। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की जगह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कर दिया है। कोई अगर जल्दबाजी में अगर ये ऑप्शन रीड करेगा तो मैं भी गलत कर सकता है। ठीक है, अब यूकैरियोट के पास क्या होता है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर इनवेलप, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन पूछूं, यूकैरियोटिक सेल्स हैव ओनली सिंपल लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, डू नॉट हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? बताओ। Eukaryotic cells have only simple locomotory and cytoskeletal structure but do not have complex locomotory and cytoskeletal structure, true or false? false हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट के पास वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी होते हैं, ये हम आगे देखेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, अब इन जेनेटिक मटेरियल जो होता है किसी भी सेल का, वो कंडेंस्ड किस में होता है? क्रोमोजोम में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ अगले लाइन से, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, ट्रू और फॉल्स? ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, फॉल्स। क्यों? क्योंकि सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते, ये तो हमें कॉमन सेंस से भी पता है। ठीक है, अब देखो मैं एक एआर क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर सिमिलर। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, प्लांट एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर सिमिलर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। अब एआर क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है, मैं अदर्सन दूं, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट, और रीजन में दे दूं कि प्लांट सेल्स पजेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, while animal cell possess centriole और centrosome which is absent in plant। ठीक है,
तो दोनों अजर्सन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्लांट के पास सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल होता है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स होता है जो एब्सेंट होता है ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल है, क्या ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है? अगर मैं बोलूं सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन ऑल प्लांट सेल विदाउट एनी एक्सेप्शन, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन ऑल प्लांट सेल विदाउट एनी एक्सेप्शन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल्स जो है ना वो मेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइट एंड गिंगो में भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन याद रखा, इसीलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल लिखा है, ना कि ऑल लिखा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, ये मैंने करा दिया था। अब ये डायग्राम देख लो, ठीक है। तो देख लो, ये ऑर्गेनिल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। ये वाला, ये जो न्यूक्लियोलस हो गया, ये गोल्गी अपैरेटस हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियर इनवेलप हो गया, ठीक है। ये वैक्यूल हो गया, मिडिल लैमेला हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ देख सकते हो। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा देख सकते हो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये कनेक्शन, ठीक है, जहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है, उसी को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये क्या काम करता है? तो दो नेबरिंग सेल को कनेक्ट करने का काम करता है, उसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल्स में, ठीक है। अब देख लो, ये इसी डायग्राम में ना तुम्हें एक चीज़ दिख रहा हो, यहाँ पे तुम्हें ना पोर टाइप की स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये ना न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। इसको न्यूक्लियर इनवेलप पे न्यूक्लियर पोर होता है। अब ये न्यूक्लियर पोर की खासियत क्या होती है ना, कि यहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना फ्यूज होता है। अब देखो, न्यूक्लियस का जो इन्वेलप है ना वो 2 मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होता है। जैसे ये देख लो, ये जो है एक इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मेम्ब्रेन जो है ना, जहाँ पे पोर होता है, जैसे ये यहाँ पे ये पोर है, तो ये देख रहे हो कि ये फ्यूज्ड है, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा होगा, एक सेकेंड में थोड़ी, ये दिख रहा है तुम्हें कि ये फ्यूज्ड है। यहाँ पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन जहाँ पे भी पोर है, वहाँ पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज्ड है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रख लो यहीं पे। और इसका जो पोर होता है ना, ये हम न्यूक्लियस वाले टॉपिक में भी और अच्छे से करेंगे, लेकिन इसका जो पोर होता है ना वो सराउंडेड होता है पोर कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। और पोर कॉम्प्लेक्स किससे बना होता है? तो न्यूक्लियोपोरीन प्रोटीन से, ठीक है। न्यूक्लियर पोर है तो नाम भी एकदम ईजी सा है, न्यूक्लियोपोरीन प्रोटीन्स। नप्स प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो जो है वो ये न्यूक्लियर पोर को सराउंड करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। अब मिडिल लेमेला क्या होता है? तो देखो, मिडिल लेमेला जो है वो दो नेबरिंग सेल्स को ना ग्लू करने का काम करता है, होल्ड टुगेदर करने का काम करता है। और ये किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेप्टेट। एनसीईआरटी में सिर्फ कैल्शियम पेक्टेट लिखा है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम पेक्टेट याद रखना, ठीक है। अब देख लो, ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट है, ठीक है। माइक्रोविलाई भी देख सकते हो। अब आ जाओ सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। मैं पहले लाइन से क्वेश्चन पूछता हूँ। The detailed structure of membrane was studied only after the advent of light microscope in the 1950s. True or false? The detailed structure of membrane was studied only after the advent of light microscope in 1950s. True or false? False हो जाएगा। क्यों? क्योंकि after the advent of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। अब देखो, लाइट माइक्रोस्कोप का भी यूज हुआ सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, लेकिन मैंने लाइट माइक्रोस्कोप इन द 1950s बोल दिया, ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इन द 1950s। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा स्टेटमेंट पूछता हूँ। फिजिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन इनेबल साइंटिस्ट टू रिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रू और फॉल्स? फिजिकल स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन enable scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केमिकल स्टडीज जो हुए हैं सेल मेम्ब्रेन पे, वो इनेबल किया साइंटिस्ट को टू डिड्यूस पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट बन सकता है केमिकल स्टडीज की जगह फिजिकल स्टडी। और ये केमिकल स्टडीज किस में हुए थे? तो मेनली ह्यूमन आरबीसीज में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखो, जो स्टडीज है, केमिकल स्टडीज है, उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन वो मेनली किसका कंपोज होता है? अगर मैं बोलूँ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड है, ठीक है। अब मेजर लिपिड कौन सा है? तो मेजर लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड है, जिसके पास बहुत पुराना एनसीईआरटी है, उसमें फॉस्फोलिपिड की जगह फॉस्फोग्लिसराइड लिखा है, एक ही बात है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और ये फॉस्फोलिपिड अरेंज किस में होता है? तो बाई लेयर में। देख लो, ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, ये बाई लेयर में अरेंज्ड है, 2 लेयर में, ठीक है। अब देखो, लिपिड जो है, अब एक एआर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन। पहले तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सुनो। लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बस यहाँ पे चेंज कर दिया कि लिपिड्स जो है अरेंज्ड है विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड्स टुवर्ड्स आउटर साइड, मैंने यहाँ पे इनर साइड बोल दिया था, और हाइड्रोफोबिक टेल्स क्या कर दिया था?
टुवर्ड्स आउटर साइड, ये गलत हो जाएगा, वैसे भी ये पता है, ये कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और एक एआर क्वेश्चन बन सकता है, द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड्स टुवर्ड द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट, ठीक है। ये अजर्सन दिया, लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड्स टुवर्ड द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड द इनर पार्ट। और रीजन में मैं दे दूं, नॉन पोलर टेल्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। रीजन मैं दे रहा हूँ, नॉन पोलर टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। तो ये अजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो, नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में और क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अब इस कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले ये देख लो, फॉस्फोलिपिड क्या है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड जो है ना, वो एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। क्यों इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें पोलर और नॉन पोलर पार्ट दोनों है, पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट दोनों है, इसलिए एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें देख ही रहे हो कि पोलर हेड होता है, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक टेल होता है, तो इसलिए ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का क्या करता है, तो ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कैसे देता है ये मैं देखता हूँ। और जो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, ये पहले हम एक डायग्राम देखते हैं, उससे समझते हैं। अब ये देखो, पहली बात तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का समझो। देखो यहाँ पे जो दिया है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यहाँ पे सेचुरेटेड, लेकिन एक्चुअल में मेम्ब्रेन में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोनों होता है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें जो है ना, वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सपोज ये देखो CH3CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये CH3, ये क्या, ये एक सिस फॉर्म है, ठीक है। और वहीं अगर ऐसे लिख दो तुम CH, ये ट्रांस फॉर्म है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ना, ये किंक प्रोड्यूस हो गया, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो ये क्या, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये दोनों ही अनसेचुरेटेड के एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब ये अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड का मतलब क्या है, सेचुरेटेड विथ हाइड्रोजन। अगर मान लो ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तो इसके पास एक और हाइड्रोजन आ जाता, इसके पास भी एक और हाइड्रोजन आ जाता। तो सेचुरेटेड हम हाइड्रोजन के टर्म में बोलते हैं, तो जब डबल बॉन्ड आया तो हाइड्रोजन कम हो गया, इसलिए इसको अनसेचुरेटेड बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह रहा है, कोई मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं रह रहा है, तो कोई किंक प्रोड्यूस नहीं होगा। ये जो टेढ़ा तुम देख रहे हो, ये प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। लेकिन ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई जो है किंक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है ना, कि इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, वो एक तरह से विस्कोसिटी बढ़ाता है, ठीक है। और अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है ना, वो ज़्यादा फ्लूइड नेचर का होता है। तो एक्चुअल में ये सेल मेम्ब्रेन में ना दोनों ही होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, ठीक है। इससे जो है जो फ्लूइडिटी जो मेम्ब्रेन की है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो ये समझ गए कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है ना एनिमल सेल मेम्ब्रेन में, वो क्या करता है, फ्लूइडिटी बफर का काम करता है। व्हाट इज फ्लूइडिटी बफर, फ्लूइडिटी बफर मतलब क्या, ये मेंटेन करता है जो सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को। अब कैसे मेंटेन करता है, देखो, जब कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, जब मॉडरेट टेम्परेचर होता है कोलेस्ट्रॉल को, तो ये जो क्या करता है ना, ये फ्लूइडिटी को कम कर देता है, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइडिटी है ना उसको रिड्यूस कर देता है। और जैसे ही मान लो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता है, तो जब जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन को ना सॉलिडिफाई होने से बचाता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो ये क्या करता है, फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन जब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है तो ये फ्लूइडिटी को थोड़ा रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये फ्लूइडिटी को रिड्यूस करेगा। तो एक तरह से मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ये आई होप तुम्हें समझ में आ गया सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ये फॉस्फोलिपिड है, ये देख लो, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। ये बाइलेयर जो है अच्छे से समझा हुआ है। तो देखो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का काम क्या है कि ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो, अनसेचुरेटेड जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है, और अनसेचुरेटेड मोर फ्लूइड नेचर का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों, मतलब ये कंपैरेटिव बात हो रही है कि अनसेचुरेटेड कंपेयर टू सेचुरेटेड मोर फ्लूइड नेचर का होता है, और सेचुरेटेड जो है वो कंपेयर टू अनसेचुरेटेड ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है एक्ट करता है एज अ फ्लूइडिटी बफर, ठीक है। फ्लूइडिटी बफर मतलब क्या, कि जब टेम्परेचर मॉडरेट रहता है तो फ्लूइडिटी को रिड्यूस करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फ्लूइडिटी को, टेम्परेचर जब कम होता है तो फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब कैसे, देखो, जब ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो पैकिंग अच्छे से हो रही है तो विस्कोसिटी बढ़ रही है। जब डबल बॉन्ड हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये जो है फ्लूइडिटी को बढ़ा रहा है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो,
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इन दोनों से डिफरेंट है, तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ये जो है स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा देखो अब प्लांट्स के पास क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है या फिर अब्सेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में जो प्लांट सेल जो होते हैं ना उसके मेम्ब्रेन में या तो कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है या फिर अब्सेंट होता है। तो प्लांट क्या यूज करते हैं इस सेम फंक्शन के लिए फाइटोस्टेरोल्स यूज करते हैं। और इवन प्रोकैरियोट्स में ना जनरली अब्सेंट ही होता है ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जनरली एब्सेंट होते हैं। तो उसके जगह पे स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो हैपेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो सेम फंक्शन करते हैं एज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, बाद में जो लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। ठीक है, लिपिड के अलावा और क्या होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, प्रोटीन। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड रिमेन्स कंसिडरेबली सेम इन डिफरेंट सेल टाइप, ट्रू और फॉल्स? The ratio of protein and lipid remains considerably same in different cell type in membrane of different cell type. True और false? False। क्यों? क्योंकि जो रेशियो है प्रोटीन का और लिपिड का वो वैरी करता है, काफ़ी कंसिडरेबली वैरी करता है इन डिफरेंट सेल टाइप। अब एग्जांपल के लिए इरिथ्रोसाइट में कितना परसेंट प्रोटीन होता है और कितना परसेंट लिपिड होता है इरिथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन में, तो वो 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होता है। ये डायरेक्ट डेटा याद रखना है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन का मोलिकुलर वेट जाता है ना इसलिए 52%, लेकिन अगर बल्क देखेंगे ना तो लिपिड कहीं ज़्यादा होगा। देख ही रहे होगा कि कौन ज़्यादा दिख रहा है, ये वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन मोलिकुलर वेट तो प्रोटीन का ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो जो प्रोटीन्स है ना वो दो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो पेरिफेरल प्रोटीन और एक इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंटीग्रल प्रोटीन्स आर टोटली बरीड प्रोटीन, integral proteins are totally buried proteins, meanwhile peripheral proteins are partially buried, true और false? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन्स पार्शियली और टोटली बरीड होते हैं इन द मेम्ब्रेन, और पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे लाई करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेरिफेरल प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे लाई करेगा, मीनवाइल इंटीग्रल प्रोटीन वो पार्शियली या टोटली बरीड होगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में ये जो डायग्राम दिया है ना पेरिफेरल प्रोटीन का, ये पूरा ही वैसे क्रॉस करते हुए दिखा रहा है, तो ये आई थिंक डायग्राम ये गलत भी है। ठीक है, एक्चुअल में अगर कोई प्रोटीन ऐसे यहाँ पे लाई करता है या फिर सपोज सिर्फ ऐसे लाई कर रहा है ऐसे सरफेस पे या फिर यहाँ पे, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन होगा। लेकिन ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, लेकिन ध्यान रख लेना। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये तुम्हें दिख रहा है प्रोटीन से शुगर अटैच्ड है, अगर वो लिपिड से अटैच्ड हो तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, यहीं पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब देखो एक इम्प्रूव मॉडल दिया था किसने, तो हु गेव द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा, हु गेव फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो सिंगर एंड निकोलसन ने, इन विच ईयर, तो 1972 में। तो डायरेक्ट ये डेटा ध्यान रखना है। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है ना वो क्या है, एक तरह से प्रोटीन आइसबर्ग हैं इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। तुम देख लो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही है, देखा जाए तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो देखो लिपिड का सी है, उसमें प्रोटीन आइसबर्ग है। ठीक है, मतलब प्रोटीन के आइसबर्ग है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब एक उस अगले लाइन से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ प्रोटीन इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, ट्रू और फॉल्स? According to fluid mosaic model, the quasi-fluid nature of protein enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer. True or false? False statement हो जाएगा। क्यों? क्योंकि quasi-fluid nature of lipid, quasi मतलब सेमी फ्लूइड नेचर जो है लिपिड का, उस वजह से जो है lateral movement होता है प्रोटीन का within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured at its fluidity. अब देखो एक्चुअल में साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये जो प्रोटीन्स है वो मूव भी करते हैं, मतलब वो कैसे मूव कर रहे होंगे, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। अब ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट देखो तो तुम्हें उन्होंने क्या किया ना, ये माउस सेल है, ठीक है, और ये ह्यूमन सेल है, इस पे जो प्रोटीन्स है ना उनको मार कर दिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल से या फ्लोरोसेंट मटेरियल से जो है वो मार कर दिया। ठीक है, अब क्या किया ना, दोनों सेल को फ्यूज कर लिया। जब फ्यूज किया ना तो अगर मान लो ये प्रोटीन्स का अगर लेटरल मूवमेंट नहीं होता मेम्ब्रेन में तो उनको अपनी जगह पे फिक्स होना चाहिए था, लेकिन देखा क्या एक घंटे के बाद कि ये जो है ना प्रोटीन्स जो है अलग अलग ऐसे मिक्स हो गए, यानी लेटरल मूवमेंट हो रहा होगा तभी हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स है ये लेटरली मूव भी कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन फिक्स भी हो सकते हैं, वो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हो सकता है कि एक जगह फिक्स भी रहे, और कुछ जो है मूव भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रोटीन मूव करेंगे।
अब देखो फ्लूइड नेचर होने के वजह से कुछ फंक्शन डायरेक्ट ध्यान रखना है कि फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन के लिए फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लूइड नेचर जो है वो इंपॉर्टेंट है? सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रेशन, इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। ये जो फंक्शंस है ना, सेल ग्रोथ या फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रेशन या फिर इंडोसाइटोसिस या सेल डिवीजन, ये हम अच्छे से एक्सप्लेन तभी कर पाते हैं जब हम मानते हैं कि फ्लूइड नेचर है सेल मेम्ब्रेन का। तुम खुद सोचो ना, अगर सॉलिड नेचर मान लें तो फिर सेल ग्रोथ को या फिर इंडोसाइटोसिस को, सेक्रेशन को, सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और इवन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है कि फ्लूइड नेचर के होते हैं। अब देखो इंडोसाइटोसिस यहाँ पे पढ़ा हमने, ठीक है, और ये सेक्रेशन, तो ये कैसे करता है ना, आओ थोड़ा समझ लेते हैं। अब इंडोसाइटोसिस भी ना 3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो इंडोसाइटोसिस भी 3 टाइप के हो सकते हैं, एक है फेगोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस और एक रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। अब ये क्या होता है समझो। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है ना, सूडोपोडिया के मदद से इनगल्फ कर लेता है एक पार्टिकल को। देखो यहाँ पे सूडोपोडिया निकला, ठीक है, और ये इसने क्या किया, इनगल्फ कर लिया एक पार्टिकल को, ठीक है। सूडोपोडिया के हेल्प से जो है पार्टिकल इनगल्फ हो गया, ठीक है, इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, एक फूड वैक्यूल बन जाएगा या फेगोजोम बन जाएगा। ये जनरली कौन कौन से सेल दिखाते हैं, तो जैसे अमीबा में फूड वैक्यूल इसी की मदद से बनता है। मैक्रोफेजेज, जो मान लो कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आया तो उसको भी कैसे इनगल्फ करेगा, फेगोसाइटोसिस है, या न्यूट्रोफिल भी ऐसे ही करेगा, ठीक है। अब आ जाओ पिनोसाइटोसिस, ठीक है। पिनोसाइटोसिस में क्या करता है ना, पिनोसाइटोसिस गल्फ कर लेता है ड्रॉपलेट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, इसी को गल्फ कर लिया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसी में अब देखो यहाँ पे कोई सूडोपोडिया का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो उसके बाद ये फिर वेसाइकल फॉर्म कर लेगा, इसको क्या बोलते हैं, पिनोजोम। अब देखो रिसेप्टर मेडिएटेड में क्या है ना, सपोज कोई मॉलिक्यूल है, उसको सेल को चाहिए तो वो आके पहले रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर रिसेप्टर सहित ही वेसाइकल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये रिसेप्टर के साथ ही ये वेसाइकल फॉर्म हो गया, तो ये क्या हो गया, रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, मैंने जितना समझाया बस वो समझ लो, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आते हैं इसमें, ये वाले लाइन में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता है इसके अगले लाइन से, द मेम्ब्रेन the plasma membrane is selectively permeable to all molecules present on the either side of it, true or false? The membrane is selectively permeable to all molecules present on the either side of it, true or false? false हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल, अगर ऑल मॉलिक्यूल कर दिया तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल कैसे हुआ, ठीक ना, ऑन द आइदर साइड ऑफ यू, ठीक है। अब मैं बोलूँ एक क्वेश्चन बोलूँ, मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन with requirement of energy and this is called passive transport, true or false? Many molecule can move briefly across the membrane with requirement of energy and this is called passive transport, true or false? false हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने बस यहाँ पे चेंज कर दिया, विदाउट को विद कर दिया, विथ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस बिना अगर एनर्जी से, बिना एनर्जी की मदद से, ठीक है, बिना रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी से अगर कोई चीज़ मूव कर जा रहा है तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रल सॉल्यूट जो होते हैं ना, जो आयनिक नहीं, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन कहाँ होता है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूट है तो अगर हाइयर कंसंट्रेशन, अगर मान लो सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन है तो वो सेल के अंदर मूव कर सकता है थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है, वो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से मूव कर सकता है। वाटर जो है वो भी मूव कर सकता है अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी जो पानी है वो भी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से। और इस ये जो वाटर का बाय डिफ्यूजन की मदद से जो मूवमेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगला लाइन तुम पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज हो जाएगा पिछले लाइन पे, द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू, जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पास नहीं कर सकता है थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, जो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है उसके थ्रू पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है तो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, लेकिन वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस भी नहीं कर सकते, तो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कैरियर प्रोटीन की टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन को। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं कर सकते हैं थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से, तो ये वाटर कैसे, वाटर भी तो पोलर मॉलिक्यूल है, वो फिर नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से कैसे पास करे। वाटर जो है वो कंपेरेटिवली बहुत छोटा है। अब यहाँ पे जब हम एज पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना तो जनरली चार्ज्ड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं,
ठीक है, ये सिर्फ H2O है, चार्ज मॉलिक्यूल या फिर बड़े प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर जो है वो काफ़ी छोटे मॉलिक्यूल हैं और उनका कॉन्सेंट्रेशन भी देखो ना तो पूरा बॉडी में पानी पानी होता है, ठीक है। तो वो क्रॉस कर सकते हैं। अब जैसे इसको ना अच्छे से समझो, ये पूरा का पैराग्राफ कंप्लीट कराने के बाद मैं एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। अब देखो कुछ आयंस जो है, अगर मैं बोलूँ ऑल आयंस और मॉलिक्यूल्स आर कैन बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ट्रू और फॉल्स, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। All ions or molecules can be transported across the membrane against their concentration gradient with the help of energy, true or false? False। क्यों? क्योंकि only few ions और molecules ही हैं जो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं across the membrane against their concentration gradient, that is lower concentration से higher concentration तक। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एटीपी यूटिलाइज होता है। एग्जाम्पल है सोडियम पोटासियम पंप का। अब आ जाओ इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और अच्छे से। अब तुम देख रहे हो ये जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट है और ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब यहाँ पे देखो, अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है ना, ये एक तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। सिंपल डिफ्यूजन में क्या है ना, ये जो लिपिड बाइलेयर्स है ना, डायरेक्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला गया, डायरेक्ट लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके। अब ये कौन कौन कर सकते हैं? तो सपोज कोई लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है तो वो डायरेक्टली इसे क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और वाटर भी इसे क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए ऑस्मोसिस बोलते हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट में वाटर भी ना इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो इस सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर का क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखो, अब जो पोलर मॉलिक्यूल है वो तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, जैसे आयनिक मॉलिक्यूल हो गए, आयंस हो गए, या फिर प्रोटीन्स हो गए जो पोलर है, तो वो मूव तो कर नहीं सकते हैं। और इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन से उन्हें लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है, तो वो क्या करते हैं? वो कुछ प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये फैसिलिटेटेड। तो अगर वो प्रोटीन की मदद से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो पोलर मॉलिक्यूल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना, अब ये देखो दो टाइप में दिखा रखा है, एक में डायरेक्ट ऐसे चला जा रहा है और एक में इस टाइप का प्रोटीन बना हुआ है। तो जो ये है ना, जिसमें डायरेक्ट एक चैनल टाइप का फॉर्म हो गया है, इसलिए इसको चैनल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको चैनल प्रोटीन बोलते हैं। ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का टाइप है। और एक में कैरियर प्रोटीन है, जैसे आया पहले मॉलिक्यूल बाइंड किया, फिर फ्लिप हो गया तो इधर से सॉल्यूट निकल गया। तो ये कैरियर प्रोटीन के मदद से भी हो सकता है और चैनल प्रोटीन के भी मदद से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो, ये ऑरेंज मॉलिक्यूल्स, ये येलो मॉलिक्यूल्स जो है वो देखो इधर कम है, इधर ज़्यादा है, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। और ये जो ऑरेंज मॉलिक्यूल्स है उसे देखो इधर कम है और इनसाइड द साइटोप्लाज्म ज़्यादा है। तो ये क्या होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है प्रोटीन, ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो ये क्या हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आई थिंक तुम्हें एक बेटर विजुअलाइजेशन मिल गया होगा कि कैसे क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें वे सिंपल डिफ्यूजन क्या है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। इसका एक बेटर तुम्हें मिल गया होगा विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब आ जाओ सेल वॉल पे। तो देखो, अगर मैं पहला ही क्वेश्चन पूछता हूँ, a living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. True or false? A living rigid structure called cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plant. True or false? False statement। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। आउटर कवरिंग जो कि आउटर कवरिंग फॉर्म कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट्स का, ठीक है। तुम सोच रहे हो क्यों सेल मेम्ब्रेन को हम नॉन लिविंग क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने कपड़ा पहन लिया तो क्या कपड़ा लिविंग हो गया? क्या नहीं ना, मतलब एक एनालॉजी है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर जो आउटर कवरिंग फॉर्म कर रहा है। अब देखो सेल वॉल का फंक्शन क्या क्या है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। शेप ऑफ द सेल प्रोवाइड करता है, मतलब जो सेल है उसका शेप प्रोवाइड करता है और मेंटेन करता है। दूसरा, प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से ये करता है, प्रिवेंट करता है सेल को या प्रोटेक्ट करता है। और सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। अगर सबसे आउटर लेयर सेल वॉल ही है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करेगा। और एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, सेल वॉल प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल। ट्रू और फॉल्स? सेल वॉल प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल वॉल प्रोवाइड करता है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अलगी का सेल वॉल किस किस चीज से बना हुआ है, डायरेक्ट ध्यान है। सेलुलोज का, गैलेक्टन्स, मेनस और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और वाइल इन अदर प्लांट्स, जबकि अदर प्लांट्स में क्या किससे बना होता है? सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का, पेक्टीन्स का एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अलगी का जो है सेलुलोज का बना है, गैलेक्टन्स। अब गैलेक्टन्स क्या है? ये पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज शुगर है।
मैनन्स क्या है, मैनो पॉलीमर ऑफ मैनो शुगर है, ठीक है। तो ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट ही हैं, मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे ही सेलुलो अदर प्लांट्स किससे बने हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, प्रोटीन्स और पैक्टीन्स। अब ये पैक्टीन सुन के लगता है कि ये एक प्रोटीन का टाइप है, लेकिन नहीं। पैक्टीन जो है ना वो एसिडिक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब सेल वॉल जो है ये यंग प्लांट सेल का उसको क्या, वो प्राइमरी वॉल होता है। इनिशियली क्या होता है, प्राइमरी वॉल होता है जो कि कैपेबल होता है ग्रोथ का। तो अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल, ट्रू और फॉल्स? ऑन द आउटर साइड, बताओ। द प्राइमरी वॉल gradually diminishes as the cell mature and the secondary wall is formed on the outer side of the cell, true और false? false हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वॉल जो है वो कैपेबल ऑफ ग्रोथ है, ग्रेजुअली डिमिनिश करता है, कम होते रहता है जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है। लेकिन सेकेंडरी वॉल कहाँ प्रोड्यूस होता है, इनर साइड में। इनर साइड में यानी कहाँ, टुवर्ड्स मेम्ब्रेन के साइड में। अब ये कैसे तुम्हें मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये जो है सेल वॉल है, ठीक है। तो देखो ये जो ऑरेंज कलर है वो प्राइमरी वॉल है, ऑरेंज कलर का ये जो है वो प्राइमरी वॉल है। और ये जो तुम्हें ब्राउन दिख रहा है ये पूरा, ये जो है वो सेकेंडरी वॉल है। तो सेकेंडरी वॉल किधर है, प्राइमरी वॉल के इनसाइड है या आउटर साइड में है, तो इनर साइड में है, ठीक है। और ये देख लो ये मिडिल लैमेला है, ठीक है। दो दो सेल को ग्लू कर रहा है या होल्ड करके रख रहा है। तो ये देख रहे हो ये और ये पूरा पार्ट क्या होगा, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला किससे बना है, कैल्शियम पैक्टेट से, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके आगे वाला लाइन भी यही है। द मिडिल लेमेला जो है, मिडिल लेमेला जो है वो लार्जली किससे बना हुआ है, लार्जली मिडिल लेयर इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, लेकिन मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है। फंक्शन क्या है इसका, होल्ड और ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, दो नेबरिंग सेल को साथ में रखने का काम करता है। लेकिन सेल वॉल और मिडिल लेमेला जो होता है वो ट्रेवर्स्ड होता है किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा का। तो मैंने जो डायग्राम दिखाया था उसमें दिखा दिया था पहले ही कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो क्या बोलते हैं, छेद होता है सेल में जो कि कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स को, ठीक है। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा मेरे से एक चीज़ छूट गया, वो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या क्या है। अब देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन क्या क्या हो सकता है। पहला प्रोटीन पहले ही देख लिया हमने, पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन प्रोटीन का रोल था। अब ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना वो इंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन है वो इंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, और इसी मेम्ब्रेन प्रोटीन से आके हार्मोन्स भी अपना सिग्नल भेज सकते हैं, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे आरबीसी पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प कर सकते हैं। दो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मिलके इंटरसेलुलर ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और तो और जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है इनसाइड में सेल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट्स है उससे भी अटैच हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी जो फिलामेंट्स वगैरह है उससे भी अटैच कर सकता है। आके अब देख लो एक बार, अब देख लो, इसमें पूरा तुम्हें नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, अंदर से बाहर ये ट्रांसपोर्ट में। दूसरा इंजाइमेटिक एक्टिविटी, जैसे इस मॉलिक्यूल को वो ब्रेक कर दे रहा है दो पार्ट में, तो इंजाइमेटिक एक्टिविटी में भी मेम्ब्रेन प्रोटीन का रोल होता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन हो सकता है, ये एक हार्मोन आके लग सकता है सिग्नल, और ये रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है एक तरह से। सेल टू सेल रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, सेल टू सेल इंटरसेलुलर ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। और देखो ये अटैचमेंट, ये जो है एक क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट हो गया, ठीक है, उससे अटैच्ड है तो अटैच टू द साइटोस्केलेटन हो गया, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी अटैच्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे। अब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, पहले ही लाइन से मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन बट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? each membranous organelle is distinct in terms of its function but similar in terms of its structure, true और false? false स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों ही में। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि उन्हें ये पूरा बोरा मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल की बात कर रहा है, सिर्फ मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा है। अगर मेम्ब्रेन बोलते हैं तो वो सिमिलर ही होते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है, सबके सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है, लिपिड बाइलेयर का ही बना होता है, ठीक है। लेकिन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का सेम है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के सेम है, नहीं ना। तो ये डिस्टिंक्ट होते हैं, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, AR क्वेश्चन। ER Golgi bodies, lysosome and vacuoles are together considered as an endomembrane system. रीजन मैं दे रहा हूँ, their functions are not coordinated, true और अब बताओ। अजर्सन तो सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ER जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स और जो वैक्यूल्स है उन्हें टुगेदर इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते तो हैं, क्यों? क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, नॉट कोऑर्डिनेटेड है। मैंने क्या बोल दिया था, देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, तो अजर्सन सही हो जाएगा, रीजन फॉल्स हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे लिखा है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ठीक है।
अब देखो, सिंस अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। रीजन मैं दे दूं, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर कोऑर्डिनेटेड। तो ये अजर्सन भी फॉल्स हो जाएगा, रीजन भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम के कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, और इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता है पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? इंडो का मतलब होता है इनसाइड, ऑफ प्लाज्मिक का साइटोप्लाज्म। तो इनसाइड साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है लिटिल नेट और लिटिल नेटवर्क। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर लिटिल नेट और नेटवर्क है ना, उसी को हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले। लाइट माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या फिर फिर से सुनो, लाइट माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से रिवील हुआ था कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ नेटवर्क और रेटिकुलम है टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो डिवाइड कर देता है इंट्रा सेलुलर एक सेल के अंदर के स्पेस को दो कंपार्टमेंट में। कौन सा? एक लूमिनल। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस है उसको लूमिनल बोलते हैं, और जो एक्स्ट्रा लूमिनल हो गया जो कि साइटोप्लाज्म है उसके अराउंड जो साइटोप्लाज्म है वो एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो, ईआर जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो अक्सर शो करता है कि राइबोसोम्स अटैच्ड हैं टू देयर इनर सरफेस और आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, ईआर ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर इनर सरफेस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटर सरफेस पे अटैच्ड होते हैं, ना कि इनर सरफेस पे। तो ऐसे राइबोसोम जो कि इससे अटैच्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाउंड राइबोसोम्स। ठीक है, बाउंड राइबोसोम्स। और जो फ्री में होते हैं वो फ्री राइबोसोम्स। बाइंड से ही बना है, बाइंड का V2 फॉर्म है बाउंड। ठीक है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो बियर करते हैं राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, उसको क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अगर मैं बोल दूं द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गलत हो जाएगा। अब्सेंस हो राइबोसोम का तो उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब्सेंस होने से वो स्मूथ होता है, इसलिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब फंक्शन क्या क्या है? ठीक है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच्ड है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका भी फंक्शन क्या हो जाएगा? RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। ठीक है। तो RER जो है, आप सपोज जैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन में मेनली फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होता है ऐसे सेल्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, हमारा जो ये क्या बोलते हैं गट है, उसमें पेनक्रियाज है, फिर इवन स्टोमक के अंदर बहुत सारे इंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो उन सेल्स में क्या होता है? इंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन का। यानी उन सेल के अंदर प्रोटीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उनमें जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस और सेक्रेशन, जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही बनता है। ठीक है। तो इसलिए उन सेल्स में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्वांटिटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एक्सटेंसिव बट नॉट कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक एक्सटेंसिव भी होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अगर मैं बोलूँ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है जल्दबाजी में आउटर पढ़े ही ना, इनर पढ़ के गलती कर दें। ठीक है। तो कुछ समय ये ऐसे है कि मतलब सिली मिस्टेक हो सकता है, ऑल्दो ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। और स्मूथ तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेजर साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड के सिंथेसिस के लिए मेजर साइट है। ठीक है। अब जैसे कि मान लो, अब जब मान लो ये लिपिड के सिंथेसिस के लिए मेजर साइट है, तो ऐसे हार्मोन्स जो कि लिपिड का बना होता है, ठीक है, तो ऐसे तो उन सेल्स में जो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, लिपिड वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संख्या ज़्यादा होगा। जैसे इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब खुद ही सोचो ना, स्टीरॉयडल हार्मोन कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन देख लो, एस्ट्रोजन हो गया, ये कौन से स्टीरॉयडल हार्मोन्स है? तो क्या ये आउट ऑफ एनसीईआरटी वो हो जाएगा? अगर मैं बोलूँ इंटेस्टिस, ओवरीज, एड्रेनल मेडुला, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर अबंडेंट। ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोड्यूस हो रहा है ना स्टीरॉयडल हार्मोन। एड्रेनल मेडुला से क्या बनते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो क्या है? स्टीरॉयडल हार्मोन। तो ये भी कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे आ गया तो। अब तुम देख सकते हो, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। रफ इंडोप्लाज्मिक पे क्या अटैच्ड है? राइबोसोम्स अटैच्ड है।
तो इसको बाउंड राइबोसोम्स भी बोलते हैं। अब ये देखो, ये बाइंड कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, किसके मदद से? तो दो प्रोटीन्स के हेल्प से ये बाइंड करता है, राइबोफ्लोरिन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि वो किसके मदद से वो बाइंड करते हैं, तो राइबोफ्लोरिन 1 एंड 2। अब माइक्रोजोम्स क्या होता है? तो माइक्रोजोम्स कुछ नहीं, पीसेस ऑफ ईआर होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पीसेस जो ऐसे साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं उसको माइक्रोजोम्स होता है। तुम लास्ट में माइक्रो बॉडीज पढ़ोगे तो ये माइक्रोजोम्स और माइक्रो बॉडीज अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब देखो, थोड़ा ना एक्स्ट्रा भी थोड़ा इसमें ध्यान होना चाहिए। फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन तो करता ही करता है, प्लस मेम्ब्रेन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अगर किसी के ऑर्गेनिल में मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करना है, ठीक है, तो यहीं से बन के जाएगा, ठीक है। और इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी अगर मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करना है तो मेम्ब्रेन सिंथेसिस में यही हेल्प करता है। और फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड ये तो पढ़ ही लिया, लेकिन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम भी है। तुम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि कैल्शियम स्टोर करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं है, मॉडिफिकेशन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में, ठीक है। ये कैल्शियम स्टोर करने का काम है। तो एक तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड हो गया, दूसरा स्टोरेज ऑफ कैल्शियम हो गया, तीसरा एक और काम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग। जो पॉइजन और ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में होता है ना, वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही हेल्प से होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास डिटॉक्सिफिकेशन इंजाइम होता है। सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन इंजाइम याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें नाम याद रखना है तो रख सकते हो, साइटोक्रोम P450। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन इंजाइम बस याद रखो, बस मैंने बता दिया, ठीक है। ये तुम पढ़ोगे सेकेंड ईयर फार्मा में भी ये आता है। उसके अलावा एक और फंक्शन तुम्हें याद रखना है कि स्मूथ ईआर ना ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी ये रोल प्ले कर दिया। तो 4 फंक्शन तुम्हें याद रखना है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम जो डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग, ठीक है, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हें ध्यान रखना है। चलो थोड़ा एक डायग्राम से देख लेते हैं और अच्छे से। तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जिनसे राइबोसोम्स अटैच्ड है, ठीक है। इसके अंदर जो ये लूमेन देख रहे हो, ईआर लूमेन, तो इसको ईआर लूमेन बोलते हैं। इसके एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट क्या हो गया? साइटोप्लाज्म भी हो गया, ठीक है। ये सिस्टर्न्स है। अब देखो, ये जो है ट्रांजिशनल ईआर हो गया। अब मान लो जो भी है जो भी प्रोटीन वगैरह प्रोड्यूस हुआ तो वो पहले क्या होगा? एक वेसाइकल फॉर्म कर देगा, यहाँ से एक वेसाइकल निकल जाएगा, इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। ये फिर गोल्गी अपैरेटस पे जाएगा, इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा उसकी प्रोसेसिंग होगी, समझ रहे हो। और देख ही रहे हो न्यूक्लियर इनवेलप से अटैच्ड है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट फीलिंग दिखा दूंगा कि कैसे मतलब प्रोटीन बनता है, फिर गोल्गी अपैरेटस में मॉडिफाई होता है, या फिर उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, फिर कैसे सिक्रीट हो जाता है। ये मैं अच्छे अच्छे डायग्राम से तुम्हें दिखाऊंगा ना, तुम्हारे एकदम आंखें खुल जाएंगी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हु डिस्कवर्ड गोल्गी अपैरेटस? डिस्कवर किसने किया था? तो कैमिलो गोल्गी। तो क्या उन्होंने ये गोल्गी अपैरेटस टर्म भी कॉइन किया था? नहीं, टर्म कॉइन उन्होंने नहीं किया, लेकिन डिस्कवर उन्होंने किया। किस ईयर में किया था? 1898 में। तो अगर मैं बोलूँ कैमिलो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व लाइटली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैमिलो गोल्गी जो थे उन्होंने कैसा ऑब्जर्व किया था? तो डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। अगर मैं बोल दूं सेम क्वेश्चन को, अगर मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बोलूं, कैमिलो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि नियर द न्यूक्लियस उन्होंने देखा था, ठीक है। उनके नाम पे ही इसे गोल्गी बॉडीज बोल दिया गया। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, गोल्गी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ मेनी स्फेरिकल डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्न, ट्रू और फॉल्स? गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ मेनी स्फेरिकल डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्न, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेनी फ्लैट होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल नहीं, और डिस्क शेप होंगे, फ्लैट डिस्क शेप से होंगे, ठीक है, सिस्टर्न। इनका अब साइज क्या होता है? डायमीटर, वो जो डिस्क शेप है, ये देखो ये क्रॉस सेक्शन है, ये जो डायग्राम दिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो जो डायमीटर कितना होता है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का, ठीक है, याद रखना है। और ये जो होते हैं स्टैक कैसे होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर जो होते हैं वो स्टैक्ड होते हैं, ठीक है। ये जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं वो स्टैक्ड होते हैं, एक के ऊपर पैरेलली, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फिक्स नंबर ऑफ सिस्टर्न आर प्रेजेंट इन अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ट्रू और फॉल्स? फिक्स्ड नंबर ऑफ सिस्टर्न आर प्रेजेंट इन अ गोल्गी अपैरेटस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्न प्रेजेंट होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। फिर से गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे अरेंज होते हैं? तो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं, कहाँ? नियर द न्यूक्लियस और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, गोल्गी सिस्टर्न आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस फॉर्म और मैच्योरिंग फॉर्म और एंड कॉन्केव ट्रांस और फॉर्मिंग फेस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स सिस को मैंने फॉर्मिंग की जगह मैच्योरिंग कर दिया था,
ठीक है, और कनकेव ट्रांस की जगह मैच्योरिंग की जगह मैंने सिस कर दिया था, तो ये स्टेटमेंट रिवर्स करके आ सकता है, तो ध्यान रख सकते हो। ये जो तुम देख रहे हो ये कॉन्वेक्स सिस फॉर्म है जो कि फॉर्मिंग फेस है, और ये जो साइड देख रहे हो वो कॉन्केव ट्रांस फॉर्म है जो कि मैच्योरिंग फेस है, ठीक है। अब देखो जो सिस, अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ ऑर्गेनिल आर सिमिलर एंड इंटरकनेक्टेड, ट्रू और फॉल्स? द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ गोल्गी अपैरेटस आर सिमिलर एंड इंटरकनेक्टेड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सिस एंड ट्रांस फेसेस जो है गोल्गी अपैरेटस के वो इंटायरली डिफरेंट है, तो सिमिलर बोलना ही गलत हो जाएगा, ठीक है, बट इंटरकनेक्टेड तो होते हैं, ठीक है। अब देखो गोल्गी अपैरेटस का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, वो है पैकेजिंग मटेरियल्स। फंक्शन जो है, प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। अगर मैं बोलूँ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गोल्गी इज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड ओनली आउटसाइड द सेल, ट्रू और फॉल्स? टू बी डिलीवर्ड ओनली आउटसाइड द सेल या फिर टू बी सेक्रेटेड ओनली आउटसाइड द सेल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पैकेजिंग मटेरियल करता है, लेकिन वो उसका डिलीवरी इंट्रासेलुलर टारगेट भी हो सकता है, यानी सेल के इनसाइड भी कहीं और जाना हो तो वहां भी, या फिर सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, द मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, materials to be packaged in the form of vesicle from the ER fuse with the trans phase of the Golgi apparatus and move towards cis phase, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम ER फ्यूज विद द सिस फेज के साथ, जिसको फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं वो, और मूव कहाँ करता है? टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेज और ट्रांस फेज, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ पहले, AR क्वेश्चन, गोल्गी अपैरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला क्वेश्चन है, गोल्गी अपैरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये असर्शन है। मैं रीजन देता हूँ, मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम ER फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी अपैरेटस एंड मूव टुवर्ड मैच्योरिंग फेज, तो असर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो क्लोज एसोसिएशन में रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्यों? क्योंकि वहां से जो भी वेसाइकल आया उसको अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो पहले सिस फेज में जाके फ्यूज करेगा, उसके बाद ट्रांस फेज से मैच्योर होकर निकल जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो सिंथेसाइज्ड होता है बाई राइबोसोम ऑन द रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्न ऑफ गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सिस्टर्न में मॉडिफाई होता है, अगर मैं बोल दूँ वेसाइकल ऑफ गोल्गी अपैरेटस तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटीन जो होते हैं वो जो प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं उसका मॉडिफिकेशन कहाँ हो सकता है? गोल्गी अपैरेटस के सिस्टर्न में हो सकते हैं बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। कैसे होता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस जो है वो इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन है, किस किस के लिए? ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड के लिए भी। अब देखो यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो मैंने एक जगह लिख भी दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड, तो फॉर्मेशन के साथ साथ मॉडिफाई भी कर सकता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड का। और दूसरा फंक्शन ये भी है कि ये फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम को भी फॉर्म करता है। गोल्गी अपैरेटस से ही लाइसोजोम जो वेसाइकल है उसके फॉर्मेशन होता है। ये एक कलेक्टिव फंक्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज गोल्गी बॉडीज का, ठीक है। उसके अलावा जो है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट। अब सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? तुमने देखा था कि पेक्टीन भी उसमें एक कंपोनेंट होता है, तो पेक्टीन का सिंथेसिस भी ना गोल्गी अपैरेटस में होता है। इवन जब प्लांट सेल डिवाइड करता है ना तो जो सेल वॉल का सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन में तुमने पढ़ा होगा कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जब डिवाइड करता है, तो ये सेल प्लेट भी गोल्गी अपैरेटस ही फॉर्म करते हैं, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, जो अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तुमने पढ़ा होगा कि स्पर्म सेल के हेड में ना एक्रोजोम होता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मेशन भी जो है ना वो गोल्गी बॉडीज ही करते हैं ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब देख लो गोल्गी अपैरेटस को ना लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये रिच होता है लिपिड में। तो ये ध्यान रखना है कि लाइपोकॉन्ड्रिया अगर किसी स्टेटमेंट में आ गया तो समझ लेना कि वो गोल्गी अपैरेटस की बात कर रहा है। और ठीक है, एक और चीज़ देखो, जो प्लांट सेल में क्या होता है ना कि जो क्या बोलते हैं, एनिमल सेल में क्या होता है कि सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है एनिमल सेल में। गोल्गी अपैरेटस का जो है वो कनेक्टेड होते हैं, सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है ना, मल्टीपल अनकनेक्टेड सेपरेट इंटिटीज होते हैं। इंस्टीड ऑफ जो सिस्टम जो है ना ये कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स हो जैसे एनिमल सेल में, वो सेपरेट होते हैं और अनकनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल सेपरेट अनकनेक्टेड एंटिटीज होते हैं, इसलिए इनको डिक्टायोजम्स बोलते हैं। वो जो सेपरेट एंटिटीज है ना उसको डिक्टायोजम्स बोलते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं गोल्गी अपैरेटस को प्लांट सेल में डिक्टायोजम्स बोलते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं हो, मल्टीपल होते हैं लेकिन अनकनेक्टेड सेपरेट एंटिटीज होते हैं। एक और चीज़ जान लो, जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है और गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है। अब जहाँ पे भी गोल्गी अपैरेटस होता है ना उसके साइटोप्लाज्म में, जो साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द गोल्गी बॉडीज, उसके पास या तो बहुत कम या फिर नो ऑर्गेनिल होता है। मतलब अगर ये गोल्गी अपैरेटस है तो इसके सराउंडिंग में ना फ्यूअर या फिर नो ऑर्गेनिल होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे देख लो एक फंक्शन, अब जैसे ये देख लो, ये जो वेसाइकल है ये आया,
तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ बस उतना देखो। ये जो है वेसाइकल आया, ठीक है, मान लो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसकी प्रोसेसिंग हुई। अब ये देख लो, ये क्या है, सिस फेस है, सिस फेस से आया, और सिस फेस को रिसीविंग साइड भी बोलते हैं या फिर फॉर्मिंग फेस, ये आके इससे अटैच हुआ, ठीक है। फिर इसकी प्रोसेसिंग हुई और ट्रांस फेस से जो है ये क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग हुई, मॉडिफिकेशन हुआ और निकल गया, ठीक है। और कुछ जो है, कुछ वेसाइकल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट बैक भी हो सकता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ताकि वहां पे भी अगर कुछ फंक्शन हो तो इंट्रासेलुलर टारगेट एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट के लिए, ठीक है। और उसके अलावा देख लो यहाँ पे एक और देख लो। अब देखो ये जो है ये डायग्राम में तुम देख सकते हो, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से एक ट्रांसपोर्ट वेसाइकल आया, वो अटैच हुआ, ठीक है। अटैच होके गोल्गी बॉडी से अटैच हुआ, फिर मैच्योर होके इधर से निकल गया मैच्योरिंग फेज से या ट्रांस फेज से, फिर अगर मान लो उसकी सेक्रेशन होनी है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज करेगा और सेक्रेट हो जाएगा, तो देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या फिर लाइसोजोम का फॉर्मेशन हो सकता है, ये लाइसोजोम है मॉडिफिकेशन से, ठीक है। तो आई थिंक इससे तुम्हें इस डायग्राम को देख के एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन आ गया। एक बार और इस डायग्राम को, इन डायग्राम्स को तुम देख सकते हो, मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं लाइसोजोम पे। अब लाइसोजोम में क्या है, पहला ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइसोजोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि फॉर्म्ड होता है किससे, बाय पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। अभी में हमने देखा इसमें देखो यहाँ पे पैकेजिंग से क्या हो रहा है, पहले तो प्रोसेसिंग हुआ, पैकेजिंग हुआ, उससे ही ये जो क्या बोलते हैं लाइसोजोम फॉर्म हुआ, ठीक है, दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, पूछता हूँ, द आइसोलेटेड lysosomal vesicles have found to be very rich in few types of hydrolytic enzyme, true or false? The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in few types of hydrolytic enzymes, true or false? False, क्यों, क्योंकि जो आइसोलेटेड लाइसोजोमल वेसाइकल्स है वो वेरी रिच है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विदाउट एक्सेप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल, नॉट ऑल, ठीक है। अब कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं, हाइड्रोलेजेस हैं, जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक है। ये जो है अगर मैं बोलूँ द लाइसोजोमल वेसाइकल्स हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑप्टिमली एक्टिव एट बेसिक पीएच, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑप्टिमली एक्टिव कहाँ होते हैं, एसिडिक पीएच पे, ठीक है। अब इन एंजाइम्स किन किन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को भी, प्रोटीन को भी, लिपिड को भी और न्यूक्लिक एसिड तीनों को कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ तो एंजाइम्स ऑफ लाइसोजोम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स बट नॉट न्यूक्लिक एसिड, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा एक और चीज़ ध्यान रख सकते हो, जो प्लांट में सेल्स में जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, वो ऑल्सो फंक्शन करता है एज लाइसोजोम, वो भी उसका भी फंक्शन लाइसोजोम की तरह होता है, ठीक है। लाइसोजोम की तरह भी फंक्शन होता है, उसका और भी फंक्शन होता है। अब वैक्यूल इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स? पहली बात तो गलत हो जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, ठीक है, पहले से पता है। क्या क्या कंटेन करता है ये वैक्यूल, अगर मैं बोलूँ वैक्यूल्स कंटेन वाटर, सैप, एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल यूजफुल फॉर द सेल, ट्रू और फॉल्स? गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वैक्यूल कंटेन तो करता है वाटर भी, सैप भी, एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट भी एंड अदर मटेरियल्स, नॉट यूजफुल फॉर द सेल, ठीक है, यूजफुल नहीं होते, ठीक है। अब ये वैक्यूल कौन से सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। अगर मैं बोलूँ in plant cell the vacuole can occupy only up to 50% of the volume of the cell, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्यों, क्योंकि जो प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो ऑलमोस्ट 90% तक के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एआर क्वेश्चन पूछता हूं पहले, द कंसंट्रेशन इन द वैक्यूल इन प्लांट सेल, द कंसंट्रेशन इन वैक्यूल इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। फिर से क्वेश्चन सुनो, इन प्लांट सेल द कंसंट्रेशन इन वैक्यूल इज सिग्निफिकेंटली हायर देन इन द साइटोप्लाज्म। मैं रीजन दे रहा हूं, द टोनोप्लास्ट facilitate the transport of a number of ion and other materials along the concentration gradient into the vacuole. The tonoplast facilitate transport of a number of ions and other materials along the concentration gradient into the vacuole. True or false? देखो assertion तो true है, ठीक है, the concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. Reason जो है tonoplast फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल्स, यहाँ पे मैंने अलॉन्ग कर दिया, अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो क्या टोनोप्लास्ट में आयंस का अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट नहीं होता होगा? होता ही है, ठीक है। अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इवन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बात भी सही है, लेकिन कंसंट्रेशन हाइयर होने का रीजन क्या है?
कॉन्सेंट्रेशन उसमें हाइयर तभी होगा जब अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसमें क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट हुआ हो, ठीक है। तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो, यहाँ से एयर क्वेश्चन बन सकता है। अमीबा में जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल जो है वो क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल इन अमीबा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसको समझो, अमीबा जो है वो पानी में रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर उसका सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है अमीबा का वो ज़्यादा है कंपेयर टू सराउंडिंग वाटर, तो क्या होगा, बार बार पानी आते जाएगा, एक समय के बाद इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि वो बर्स्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, उसमें से पानी एक्स्ट्रा पानी को निकालते रहना है, इसलिए ऑस्मो रेगुलेशन। और एक्सक्रीशन जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे भी बाहर निकलना है। कुछ प्रोटिस्ट में इवन अमीबा में भी फूड वैक्यूल फॉर्म्ड होता है बाई इनगल्फिंग फूड पार्टिकल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो सेमी ऑटोनोमस होता है और इंडो सिम्बायोंट होता है, अ सेल विद इन सेल। ये क्या होता है ना, सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका खुद का डीएनए वगैरह होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है और खुद ही बाइनरी फिजन करके डिवाइड कर जाता है। और इंडो सिम्बायोंट क्यों बोलते हैं ये थोड़ा हम आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं पहला क्वेश्चन बनाऊं, माइटोकॉन्ड्रिया इज इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप विदाउट एनी स्टेनिंग। माइटोकॉन्ड्रिया इज इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट एनी स्टेनिंग, ठीक है। तो ये बात सही है गलत, तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको स्पेसिफिक स्टेनिंग की जरूरत होती है विजिबल होने के लिए, ठीक है। अब मैं बोलूँ द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल रिमेन्स कंसिडरेबली सेम, ट्रू और फॉल्स। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल रिमेन्स कंसिडरेबली सेम इन डिफरेंट सेल टाइप, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो वेरिएबल होते हैं और वो डिपेंड करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल पे। अब जैसे आरबीसी के पास जो होता है ना, मैच्योर आरबीसी के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्यों, क्योंकि उसको हेमोग्लोबिन को स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, और अगर ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट करे वो खुद ही यूज करने लग जाए तो सही नहीं होगा, ठीक है। मैं बोलूँ इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट सो मच वेरिएबिलिटी, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्यों, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज कंसीडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी भी देखते हैं, मतलब उनका शेप और साइज भी ना डिफरेंट हो सकता है। जैसे देख लो शेप जो होता है इसका कैसा सॉसेज शेप या सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। डायमीटर कितना होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज कितना 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ कितना होता है 1 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे मैंने एक जगह लिख दिया है कि डायमीटर जो होता है 0.2 to, ये एक डेटा याद ही रखना है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ 1 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहे हैं। ये एक भी हो सकता है, कुछ 100 भी हो सकते हैं, कुछ 1000 भी हो सकते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। ईच माइटोकॉन्ड्रियन डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये डायग्राम में दिखाऊंगा अभी नहीं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। अब देखो इसका एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है, वो क्या डिवाइड कर देता है, द आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होता है इसके लूमेन को डिवाइड कर देता है दो कंपार्टमेंट में। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, इच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स लूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू लिपिड कंपार्टमेंट, ट्रू और फॉल्स, गलत, क्योंकि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ना वो डिवाइड करता है इसके लूमेन को डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। यहाँ पे अगर मैं लिपिड में चेंज कर दूँ तो गलत हो सकता है। तो जो आउटर कंपार्टमेंट है और इनर कंपार्टमेंट, तो आउटर कंपार्टमेंट क्या है, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस है वो आउटर कंपार्टमेंट हो गया, तो इसलिए इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इनर कंपार्टमेंट है, जो इनर कंपार्टमेंट ये वाला कंपार्टमेंट है वो मैट्रिक्स से भरा होता है। ये मैट्रिक्स किस चीज़ का बना होता है, तो याद रखना, अगर मैं क्वेश्चन ही पूछता हूँ, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस हेट्रोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे होमोजीनियस को मैंने चेंज करके हेट्रोजीनियस कर दिया और डेंस की जगह मैं लाइट भी कर दूं तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो फॉर्म कर रहा है कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द सेल, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टा, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म करता है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टा। देख लो ये जो इनफोल्डिंग्स तुम्हें दिख रही है ना, ये जो तुम्हें इनफोल्डिंग्स दिख रहे हैं इसी को क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टा बोल रहे हैं। अब ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है, ये क्या हो गया, आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है।
ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स किससे बना है? डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो अपना डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, ठीक है। क्रिस्टा द टू, अब मैं क्वेश्चन पूछूं, द टू मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैव सेम इंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैव सेम इंजाइम, हैव सिमिलर इंजाइम और सेम इंजाइम कर दो तो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि दो मेम्ब्रेन है, उनके खुद के अपने अलग अलग इंजाइम्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के में एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं? तो एटीपी के फॉर्म में। दे प्रोड्यूस एनर्जी, सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस। तो ये डायरेक्ट एआर क्वेश्चन बन सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और रीजन दे देगा दे आर, या फिर अदर्सन ये होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, रीजन दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। अब देखो इनके मैट्रिक्स में इनका खुद का डीएनए होता है। अब ये डीएनए कैसा होता है? लीनियर डीएनए होता है या सर्कुलर डीएनए? सर्कुलर डीएनए होता है। स्मॉल डीएनए होता है या लार्ज डीएनए? तो स्मॉल सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल होता है। अगर मैं बोलूं द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड अ सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। राइबोसोम भी होते हैं, तो राइबोसोम कितने, कौन से टाइप के राइबोसोम होते हैं? 70S होते हैं, ना कि 80S, ठीक है। 70S, अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ राइबोसोम्स 80S तो गलत हो जाएगा। एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए? इंजाइम चाहिए जो डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट करे आरएनए में, फिर आरएनए को ट्रांसलेट करे प्रोटीन में, ठीक है। तो वो इंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर मैं बोलूँ माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कैन ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ट्रू, सॉरी ट्रू है, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो सकता है, सारे कंपोनेंट है। मैं बोलूँ माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, फ्यूजन से होता है ना कि फ्यूजन से। अब देख लो जो इनर मेम्ब्रेन जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। वो प्रोटीन्स क्या फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेशन में इनका रोल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब देखो इंजाइम्स रिक्वायर्ड है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन से नया डीएनए बनेगा और फिर से क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा। तो वो कौन कौन से इंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, ये इंजाइम्स भी होते हैं। तो यही बोल रहा है ना, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा अलग टॉपिक है जो कि मतलब एनसीईआरटी में इसका मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला था ना कि इसको इंडोसिम्बायंट्स भी बोलते हैं, अ सेल विद इन सेल। क्यों? अब पहले उससे पहले ये समझ लो, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये देख लो, ये क्रिस्टा हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन। तो इसी को जूम करके हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो देख लो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो इनर मेम्ब्रेन पे देख रहे हो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 ऐसे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स अटैच्ड हैं। ये क्या है? यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो देख रहे हो इसकी एक क्लियर तुम्हें क्या बोलते हैं, अच्छे से तुम्हें विजुअलाइजेशन हो गया। अब देखो इंडोसिम्बायोंट ओरिजिन क्या है? ये एक थियरी है जो बोल रहा है ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो ओरिजिनेट हुए हैं प्रोकैरियोट से। कैसे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये थियरी क्यों आई कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है या क्लोरोप्लास्ट भी है ये प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुए? क्यों? क्योंकि इनका डीएनए देखो डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है इनका, ठीक है, और जो कि रिच है जीसी कंटेंट में। जीसी क्या है? ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा होगा। और इसका राइबोसोम भी देखो तो 70S है, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट में भी 70S ही होता है। और ये डिवाइड भी बाइनरी फ्यूजन से करते हैं, जो कि प्रोकैरियोट भी बाइनरी फ्यूजन से ही करते हैं। तो ये इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। लेकिन अब इसकी विजुअलाइजेशन कैसे है? देखो इसी थियरी की बात कर रहा हूँ, इंडोसिम्बायोट थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी प्रपोज्ड एंसेस्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेयर ऑक्सीजन यूजिंग नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। यानी ये बोल रहा है क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंसेस्टर है, प्रपोज्ड एंसेस्टर है, वो ऑक्सीजन यूजिंग नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, जो कि दैट वे टेकन इनटू द होस्ट सेल। सिमिलरली प्रपोज्ड एंसेस्टर जो क्लोरोप्लास्ट के वो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होंगे, ठीक है। अब समझो ये जो एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोटिक सेल होस्ट सेल है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियस। अब इसमें क्या है ना, ये देखो इनगल्फिंग ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, ऑक्सीजन यूज करने वाले नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है, विच मेनी ओवर जनरेशन ऑफ सेल, मेनी जनरेशन ऑफ द सेल्स क्या फॉर्म कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। देख रहे हो ये एक थियरी है जिसमें मतलब हम बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन क्या होगी। ये आके ये क्या बोलते हैं, ये जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर आ गया, ठीक है, इनगल्फ हो गया,
ओवर द मेनी जनरेशन क्या हो गया, इन दोनों का ऐसा रिलेशनशिप बन गया कि दोनों को फायदा हो रहा है। तो इंडो सिम्बायंट, इंडो मतलब क्या, इनसाइड, सिम्बायोसिस में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट आ गया जो कि क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट से। तो इस ये जो है इसको इन्वॉल्व कर लिया तो फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट बन गया, नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट। तो ये बस एक इंडो सिम्बायोटिक थियरी है, ठीक है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मतलब वो अपना प्रपोज थियरी है कि ऐसे इवॉल्व हुए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्विक 15 से 20 मिनट में हम ना इसको पूरा रिवाइज करते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे ना, इसके पीवाईक्यूज कर लेंगे, ठीक है। लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज करके देखेंगे कि देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आए हुए हैं, ठीक है। अब हम जल्दी से रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में क्या क्या होते हैं, तो एक सेकेंड पहले मैं ये चेंज कर लूँ। प्रोटिस्ट होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, या प्रोकैरियोट में तो यूकैरियोटिक सेल में ये कंपार्टमेंटलाइजेशन किससे होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से। यूकैरियोटिक के पास ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है विथ न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के पास सिर्फ सिंपल लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल किसमें कंडेंस्ड होता है, तो क्रोमोजोम में कंडेंस्ड होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर सिमिलर और डिफरेंट, तो डिफरेंट होते हैं क्यों, क्योंकि प्लांट के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो कि एब्सेंट होता है किसमें, एनिमल में। एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल्स होता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी प्लांट में एब्सेंट होता है। लेकिन क्या ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, नहीं, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट एंड गिंगो, जिनमें सेंट्रियोल्स कंटेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये न्यूक्लियस का थोड़ा ध्यान रख लो, ये जो पोर है न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर जो होता है उसका आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्यूज्ड होता है, देख ही सकते हो, इसका आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज्ड है, एक तरीके से आउटर और इनर मेम्ब्रेन देखो ऐसे फ्यूज्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो। और ये जो पोर होता है वो सराउंडेड किससे होता है, तो प्रोटीन से सराउंडेड होता है। पोर कॉम्प्लेक्स से सराउंडेड होता है, जो किससे बना होता है, न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन से और नप्स प्रोटीन से। ये मिडिल लेमेला है, किससे बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट से और मैग्नीशियम प्रोटीन पेक्टेट से। प्लाज्मोडेस्मेटा देख लो यहीं पे, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, वो एक तरह से ये सेल, जो सेल वॉल है ना, और मिडिल लेमेला में छेद होता है, जो क्या बोलते हैं, दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है प्लांट सेल में, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका डिटेल स्ट्रक्चर कैसे स्टडी हुआ था, कब स्टडी हुआ था, ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। अगर मैं बोल दूं कि आफ्टर द एडवेंट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इन द 1950s, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। केमिकल स्टडीज हुआ था ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जिससे साइंटिस्ट जो है वो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिड्यूस कर पाए थे। अगर मैं बोल दूं फिजिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन इनेबल साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है गलत, गलत हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन किससे मेनली कंपोज्ड है, लिपिड और प्रोटीन से। मेजर लिपिड कौन से है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड अरेंज कैसे है, बाई लेयर में। बाई लेयर में भी हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर पार्ट में होता है, और जो पोलर हेड है वो आउटर साइड में होता है। क्यों, क्योंकि जो नॉन पोलर टेल है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, वो प्रोटेक्टेड रहे किससे, एक्वस इन्वायरमेंट से। फॉस्फोलिपिड के अलावा इनमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। अब देखो फॉस्फोलिपिड कैसा मॉलिक्यूल है, तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इसके पोलर और नॉन पोलर पार्ट दोनों होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल करते हैं। फॉस्फोलिपिड लेयर क्या प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, फ्लूइडिटी बफर का काम करता है। क्यों, क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर पर फ्लूइडिटी को रिड्यूस करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई होने लगता है, तो फ्लूइडिटी को ये एक्चुअल में बढ़ाता है लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हेल्प करता है किसमें, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन में, ठीक है। प्लांट्स में जो होता है ना कोलेस्ट्रॉल, प्लांट्स के जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम या नेग्लिजिबल होता है, उसके जगह पे क्या होता है, फाइटोस्टेरॉल, जिसका सेम फंक्शन है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में भी जनरली कोलेस्ट्रॉल जनरली एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, हैपेनॉइड्स प्रेजेंट होता है। ये देख सकते हैं अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अनसेचुरेटेड वाला थोड़ा फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, और जो सेचुरेटेड जो है वो विस्कोसिटी का, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में दोनों ही होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, वो फ्लूइडिटी बफर की तरह काम करता है, ठीक है। देख लो मॉडरेट टेम्परेचर पे रिड्यूस करता है फ्लूइडिटी को, और लो टेम्परेचर पे हिंडर सॉलिडिफाई होने से बचाता है, ठीक है। और ये फ्लूइड
सॉरी फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने किस ईयर में दिया था, 1972 में। ठीक है, इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या है, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, वो डायग्राम में तुम देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या है, क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड या प्रोटीन, तो लिपिड का सेमी फ्लूइड नेचर होने की वजह से क्या है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन होता है विद इन द ओवरऑल बाई लेयर में। ठीक है, इस जो एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन को किससे मेजर किया जाता है, फ्लूइडिटी में। फ्लूइड नेचर जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन का, सेल ग्रोथ के, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रेशन, इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। इंडोसाइटोसिस किस टाइप का हो सकता है, इंडोसाइटोसिस जो है वो फेगोसाइटोसिस भी हो सकता है। ठीक है, पिनोसाइटोसिस भी हो सकता है, रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस भी हो सकता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या, उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, कैसा, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है टू सम मॉलिक्यूल, नॉट ऑल मॉलिक्यूल ऑन द आइदर साइड। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जो है मॉलिक्यूल मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। न्यूट्रल सॉल्यूट जो है वो मूव कर सकते हैं बाई सिंपल डिफ्यूजन के हेल्प से। ठीक है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और जो वाटर है वो भी जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर को। ठीक है, तो उनके लिए क्या जरूरत होती है, कैरियर प्रोटीन को। इसको क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फिर चैनल प्रोटीन, या तो कैरियर प्रोटीन नहीं तो चैनल प्रोटीन होना चाहिए, जिसके थ्रू अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मूवमेंट होता है। अगर कुछ ऑल आयंस या कुछ आयंस, फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट नॉट अलॉन्ग। ठीक है, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों, क्योंकि एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, एटीपी यूटिलाइज होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। डायग्राम में मैंने ऑलरेडी समझाया था। ये क्या है, ये सिंपल डिफ्यूजन है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये चैनल प्रोटीन की मदद से हो रहा है, ये कैरियर प्रोटीन की मदद से हो रहा है, ये एटीपी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। और जैसे और ये जो येलो वाले हैं वो इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो लो टू हाई, और ये जो ऑरेंज वाले मॉलिक्यूल्स है इधर लो है और हाई की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई, तो एटीपी का एनर्जी हो रहा है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, अब मेम्ब्रेन प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, यहीं में देख लो। मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इंजाइमेटिक एक्टिविटी हो सकता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन यानी हार्मोन आके इस पर बाइंड कर गया, रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प कर सकते हैं, इंटरसेलुलर ज्वाइनिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, और अटैचमेंट टू द साइटोस्केलेटन या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये वाले तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, मैंने बस जितना हाईलाइट किया वो इतना तुम्हें रीड नहीं करना है, इतना समय नहीं है। ठीक है, तुम्हें रीड नहीं करना है। ओके, अब देखो, अब सेल वॉल देख लो क्या है। तो सेल वॉल में क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर है या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग फॉर्म करता है, किसमें, प्लांट और फंगी में। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है, सेफ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, और प्रोवाइड करता है बैरियर टू अनडिजरेबल माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल को बैरियर प्रोवाइड करता है, नॉट माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अल्गी का सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज का, गैलेक्टन्स का, मैनन्स का, और मिनरल्स का। गैलेक्टन्स किसका है, पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, मैनन्स किसका है, पॉलीमर ऑफ मैनोज। ठीक है, उसके अलावा अदर प्लांट में किससे बना होता है, अदर प्लांट में सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज, प्रोटीन्स और पैक्टीन। पैक्टीन क्या है, एक एसिडिक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, ना कि प्रोटीन है। ठीक है, पैक्टीन कोई प्रोटीन नहीं है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, अब सेल वॉल जो होता है यंग प्लांट का, वो प्राइमरी वॉल होता है। ठीक है, वो कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है, जैसे जैसे सेल मैच्योर करता है तो वो ग्रेजुअली कम होते जाता है प्राइमरी सेल वॉल। तो उसके जगह पे कौन आ जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी वॉल आता है। वो किधर फॉर्म होता है, इनर साइड में या आउटर साइड में, तो इनर साइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। अब देख लो, देख रहे हो, देखो इसमें क्या है कि ये देखो प्राइमरी वॉल हो गया, ये ब्राउन वॉल और सेकेंडरी वॉल हो गया, तो किधर है, इनर साइड है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मिडिल लेमेला हो गया, ये मिडिल लेमेला हो गया। मिडिल लेमेला किससे बना है, कैल्शियम पेक्टेट से। अब मिडिल लेमेला जो है वो लेयर है किसका, कैल्शियम पेक्टेट का। वो क्या काम करता है, होल्ड करते हैं या ग्लू करता है डिफरेंट नेबरिंग सेल को। ठीक है, और सेल वॉल और मिडिल लेमेला जो होता है वो ट्रेवर्स्ड होता है किसे, प्लाज्माडेस्माटा। तो सेल वॉल और मिडिल लेमेला में अब एक छेद होता है प्लाज्माडेस्माटा, वो क्या कनेक्ट करता है, साइटोप्लाज्म को ऑफ नेबरिंग सेल। ठीक है, अब इंडो मेम्ब्रेन में क्या है, ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो डिस्टिंक्ट है किसमें, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज इस फंक्शन। स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी हर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल डिफरेंट है, लेकिन कुछ जो है ईआर हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स जो है इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए इसको एक साथ क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आ गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स।
अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोटॉक्सिजोम के फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए ये पार्ट नहीं है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या हो, इंडोप्लाज्मिक का मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब लिटिल नेट और लिटिल नेटवर्क। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से जो है वो रिवील हुआ प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। नॉट, अगर यहाँ पे मैं लाइट माइक्रोस्कोपिक स्टडीज कर दूँ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ईआर जो है वो डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को किसमें, टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, लूमिनल इनसाइड ईआर और एक्स्ट्रा लूमिनल जो साइटोप्लाज्म में होता है। अब राइबोसोम अटैच्ड हो सकते हैं, जो राइबोसोम अटैच्ड होते हैं कहाँ अटैच्ड होते हैं, तो आउटर सरफेस पे। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच्ड है उसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ एब्सेंट है तो वो अपीयर कैसा होगा, स्मूथ, इसलिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, ठीक है। ये रफ इंडोप्लाज्मिक एक्सटेंसिव होता है एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, या इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, जैसे उन एनिमल सेल में जहाँ पे लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन सेल्स कहाँ सिंथेसाइज होंगे, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे कि टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया, एड्रेनल मेडुला हो गया, जहाँ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, यहीं पे। अब देख लो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बाउंड ये कि ये जो राइबोसोम्स बाइंडेड है, इसको बाउंड राइबोसोम्स बोल सकते हैं, जो फ्री है उसको फ्री राइबोसोम। ये बाइंड होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टू प्रोटीन राइबोफोरिन 1 एंड 2, ठीक है। फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन और मेम्ब्रेन के भी सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ ईआर का फंक्शन क्या क्या है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मॉडिफिकेशन है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्केलेटल और कार्डियक मसल में वो क्या करता है, स्टोर करता है कैल्शियम। फिर से डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग, क्यों, क्योंकि इनके पास डिटॉक्सिफिकेशन इंजाइम होता है, मेनली कहाँ होता है, लिवर सेल में ये डिटॉक्सिफिकेशन इंजाइम्स होते हैं। फिर से मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी रोल है क्या, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। यहाँ ये डायग्राम देख सकते हो, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ है, ईआर का लूमेन देख सकते हो, ये लूमेन है, ठीक है, ये सिस्टर्न्स है, राइबोसोम्स। अब देखो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट वेसाइकल हो गया, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हुआ इस ट्रांसपोर्ट वेसाइकल के थ्रू चले जाएगा कहाँ पे, गोल्गी अपैरेटस के पास, ठीक है। अब गोल्गी अपैरेटस को किसने खोजा था, गोल्गी बॉडी, कैमिलो गोल्गी ने किस ईयर में, 1898 में। क्या देखा था इन्होंने, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर या लाइटली स्टेन्ड, तो डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस और अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। उनके नाम पे ही इसका नाम क्या कर रख दिया गया, गोल्गी बॉडीज। अब ये कंसिस्ट करता है फ्लैट या स्पेरिकल, तो फ्लैट डिस्क शेप सैक होते हैं, सिस्टर्न होते हैं, इसका डायमीटर कितना होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, डायरेक्ट याद रखना है। स्टैक्ड होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। फिक्स नंबर ऑफ गोल्गी सिस्टर्न होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, या फिर वैरिड नंबर, तो वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्न होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ये अरेंज कैसा होता है, तो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होता है नियर द न्यूक्लियस। अब विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस फेज को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज, और कॉन्केव ट्रांस फेज को क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज। तो ये देखो कॉन्वेक्स सिस फेज क्या हो गया, फॉर्मिंग फेज, और कॉन्केव ट्रांस फेज को क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज, ठीक है। और क्या सीस एंड ट्रांसफेज सिमिलर होते हैं इंटायरली डिफरेंट, तो सीस और ट्रांसफेज जो होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस का मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये पैकेजिंग किसके लिए होता है, क्या टू बी डिलीवर्ड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, और टू बी डिलीवर्ड ओनली आउटसाइड ऑफ द सेल, या फिर इंट्रासेलुलर टारगेट भी, तो दोनों ही हो सकता है, टू बी डिलीवर आइडर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब जो मटेरियल पैकेज होना होता है from the material to be packaged in the form of vesicle from the ER fuse with the cis phase और trans phase, तो पहले तो cis phase से फ्यूज करते हैं, फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेज, ठीक है। उसके अलावा इसलिए गोल्गी अपैरेटस किसके साथ क्लोज एसोसिएशन में रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ से AR क्वेश्चन बन सकता है, बना के भी दिखाया था, ठीक है। अब बहुत से प्रोटीन जो होते हैं सिंथेसाइज होते हैं बाय राइबोसोम्स ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मॉडिफाई किस में हो जाता है, इन द सिस्टर्न ऑफ गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। और कहाँ से रिलीज होता है, तो ट्रांस फेज से रिलीज होता है, ये मैं दिखाऊंगा अभी। गोल्गी अपैरेटस और किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का। अब ये देख लो, गोल्गी अपैरेटस से ये आया वेसाइकल्स फ्रॉम ER टू द गोल्गी। अब ये जो होगा इसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा और ये मैच्योरिंग ट्रांस फेज से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। इवन यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल में आया प्रोटीन, यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा और सिस फेस में आके अटैच हुआ, फिर ट्रांसफॉर्म से निकल जाएगा। अगर इसको आउटसाइड सेक्रेट करना है तो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करके आउटसाइड में सेक्रेट हो जाएगा, अगर इनसाइड जाना है तो इधर चला जाएगा, ठीक है। और इसी में लाइसोजोम भी फॉर्म हो जाता है, कुछ जो होता है गोल्गी अपैरेटस से ही लाइसोजोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव लाइसोजोम का फॉर्मेशन कलेक्टिव फंक्शन है किसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्गी अपैरेटस का, ठीक है।
अब देख लो फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस क्या क्या हो गया, फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम, कलेक्टिव फंक्शन है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी का, सेल वॉल का सिंथेसिस, सेल वॉल कंपोनेंट का सिंथेसिस में हेल्प करता है कौन सा, पेक्टिन का सिंथेसिस यहाँ होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है प्लांट सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, एक्रोजोम का फॉर्मेशन करता है स्पर्म सेल में ड्यूरिंग स्पर्मोजेनेसिस, लाइसोजोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है, ठीक है, नॉट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी अपैरेटस, ठीक है, अभी बताया था। आइसोलेटेड लाइसोजोमल वेसाइकल जो होते हैं वो रिच होते हैं किसमें, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम या फ्यू टाइप, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन कौन से, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेजेस, ये एंजाइम्स किसमें कब ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच या बेसिक पीएच, तो एसिडिक पीएच पे ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं, किस किस को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी, प्रोटीन को भी, लिपिड को भी और न्यूक्लिक एसिड को भी, ठीक है। वैक्यूल्स, अब प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल है वो ऑल्सो फंक्शन है लाइसोजोम, लाइसोजोम वाला फंक्शन भी होता है प्लांट सेल का, सेंट्रल वैक्यूल का। वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, क्या क्या कंटेंट करता है, वाटर, सैप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल यूजफुल फॉर द प्लांट और नॉट यूजफुल, तो नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में ये वैक्यूल अप टू 50% हो सकता है या 90%, तो 90% तक हो सकता है। अब ये जो टोनोप्लास्ट जो होता है वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, जिस वजह से क्या होता है कि जो टोनोप्लास्ट क्या बोलते हैं वैक्यूल, प्लांट में जो वैक्यूल होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाइयर होता है कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, कुछ प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल भी फॉर्म होता है किससे, बाय इनगल्फिंग फूड पार्टिकल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है और इंडोसिम्बायोंट होता है, समझा दिया है, ठीक है, क्यों बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप विदाउट एनी स्टेनिंग, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्यों, क्योंकि जब तक स्पेशल स्टेनिंग नहीं होगी तब तक ये विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल और ऑलमोस्ट सेम, तो वेरिएबल होते हैं क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल, किस पे डिपेंड करते हैं, तो ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। shape in terms of shape and size mitochondria do not show much variability, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि शेप एंड साइज में कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी जो है वो शो करता है। टिपिकली कैसा शेप होता है इसका, तो टिपिकली जो शेप होता है वो सॉसेज शेप और सिलिंड्रिकल होता है, जिसका डायमीटर कितना हो सकता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ जो है 1 to 4 माइक्रोमीटर हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल वेरिएबल होता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, 1 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है, ठीक है, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होता है, डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ जो है 1 to 4 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब देखो ईच माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। वो लूमेन को किस में डिवाइड कर देता है, टू एक्वस कंपार्टमेंट, नॉट लिपिड कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, देख लो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो स्पेस है, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट किससे फिल्ड होता है, तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किससे फिल्ड होता है, तो डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस से, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इस डेंस हेट्रोजीनियस में सब्सटेंस कर दूं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंडिंग फॉर्म करता है ऑर्गेनिल का, और इनर मेम्ब्रेन में नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स होते हैं कॉल क्रिस्टा, तो यहाँ पे आउटर की जगह इनर कर दूं, इनर की जगह आउटर कर दूं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्रिस्टा का फंक्शन क्या है, इंक्रीज करना सरफेस एरिया को, ठीक है। टू मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उनका सिमिलर इंजाइम होते हैं, सेम इंजाइम होते हैं या फिर खुद का अलग अलग इंजाइम होता है, तो हैव देयर ओन स्पेसिफिक इंजाइम जो कि एसोसिएटेड होता है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक, तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई, बिकॉज दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, या फिर दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इसलिए कहते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स जो होता है उसमें और क्या क्या होते हैं, तो इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, अगर मैं बोल दूं सिंगल लीनियर डीएनए तो गलत हो जाएगा, मैं बोलूं सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल होता है तो वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि फ्यूर आरएनए मॉलिक्यूल होता है। राइबोसोम्स 80S होता है, 70S तो 70S होता है। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी मैट्रिक्स में होता है। ये कंपोनेंट्स कौन से हो गए, जो इंजाइम्स है जो डीएनए के रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन के लिए हो गए या फिर ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए के लिए जो हो गए वो इंजाइम्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है, फिजन से। अब देख लो इसका जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर्म करते हैं और इंजाइम्स प्रेजेंट, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। अब देख लो इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये इसका इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इसी को जूम करके दिखाया तो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में देख रहे हो कॉम्प्लेक्स 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे। अब इंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट से क्या है,
जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को बोल रहे हैं कि ये प्रोकैरियोट से ही डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टाइप ऑफ डीएनए देखो, इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है और रिच इन जीसी कंटेंट होता है। राइबोसोम का टाइप देख लो, प्रोकैरियोट जैसा है 70s। डिवाइड भी बाइनरी फिजन में प्रोकैरियोट की जैसे करते हैं। देख लो क्या है कि जो एंसेस्टर जो थे यूकैरियोटिक सेल के, ठीक है, ये एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोटिक सेल है। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। नो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं? इनगल्फिंग ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, ठीक है, ये आया। विच ओवर मेनी जनरेशन ऑफ द सेल बिकम्स अ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे जनरेशन ऑफ सेल के बाद वो क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ये एक थियरी है, किसी ने मतलब देखा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आके माइटो नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट बन गए। क्लोरोप्लास्ट ले लिए, तो क्लोरोप्लास्ट क्या? इनगल्फिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट कौन है? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इससे क्या बन गया? फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट बन गया। ये इंडोसिम्बायोटिक थियरी है, तो इसलिए इसको इंडोसिम्बायंट भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को भी इंडोसिम्बायंट बोलते हैं, ठीक है। ये देखा हमने कितने मतलब 15 से 20 मिनट में हमने इसको पूरा रिवाइज कर लिया अच्छे से। तुम्हें हर एक चीज़ जो है रिकॉल हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज करते हैं जल्दी जल्दी, 5 से 10 मिनट में वो भी कंप्लीट कर देंगे। अब हम पीवाईक्यूज कर लेते हैं। देखो ये नीट 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये गोल्गी अपैरेटस है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस इज टू पैकेज मटेरियल्स मेड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिलीवर टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल। ये बात सही है, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। अब दूसरा बात, वेसाइकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस। ये बात भी सही है, सिस फेस से फ्यूज करता है अब द गोल्गी अपैरेटस एंड मॉडिफाई हो जाता है एंड रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांस फेस ऑफ द गोल्गी अपैरेटस। तो दोनों बात सही है, ठीक है। लेकिन क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो, अगर तुम इसको प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी अपैरेटस इज टू पैकेज मटेरियल्स मेड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू द इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल बिकॉज वेसाइकल्स, अगर ये ऐसे बिकॉज लगा के रीजन पढ़ो तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर रीजन अदर्सन रहता और अदर्सन रीजन रहता तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता, ठीक है। तो बोथ ए एंड अदर्सन रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाते हैं, अब हमने सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टा, क्रिस्टा तो पढ़ा है हमने, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, लेकिन ये दोनों हमने नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। तो चलो हम सी और डी से करने की कोशिश करते हैं। पहले डी क्या है? सेल मेम्ब्रेन तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो डी का 4 होगा। तो ये इसमें है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्रिस्टा जो सी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, तो सी का 1 एक ही जगह दिया है, तो ये हो जाएगा। वैसे देख लेते हैं सेंट्रोमियर और ये क्या बोलते हैं सीलियम में, क्या सीलिया जो सेल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, सेंट्रोमियर सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये भी सही है। अब आ जाओ, अब नीट 2024 का क्वेश्चन है ये, देख लो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। कॉन्सेंट्रिकली अरेंज गोल्गी कॉम्प्लेक्स अरेंज नियरी न्यूक्लियस होता है विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस। देखो यहाँ पे इन्होंने रिवर्स कर दिया ना, एंड कॉन्केव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टम ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम सिस फेस, गलत, ट्रांस फेस से, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये। मीसोजोम इन सेल क्या है? अब ये प्रोकैरियोट से क्वेश्चन आ गया, तो मीसोजोम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर नहीं, चेन ऑफ राइबोसोम नहीं, इसको तो पॉलीजोम बोलते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पीछे का थोड़ा आ गया। अब ये क्या है? गोल्गी अपैरेटस के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द गोल्गी अपैरेटस? इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन, यही सही है। और आगे देख लेते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। इट मॉडिफाइज प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाई राइबोसोम्स ऑन इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखना चाहिए था मोर, ठीक है। इट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन मैकेनिकल सपोर्ट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मोर करेक्ट जो है ये हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा करेक्ट। ऑल्दो ये भी सही होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट तो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन सा नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्या बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, पेरोक्सिसोम नहीं है। तो एक्चुअल में अच्छा इसका ऑप्शन लिखना भूल गया, तो जिसमें ऑप्शन ए सी एंड ई होगा वही ऑप्शन होगा, ठीक है, ए सी एंड ई। इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे ए बी करके, जिसमें ए एंड सी लिखा हुआ था, सिर्फ ए सी ई, तो इसमें ऑप्शन लिखना थोड़ा भूल गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीट 2022 का फेज 2 का क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस जो होता है वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के साथ वैसे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है ना, वो उनको दिक्कत होता है, तो सब्सटेंस विथ हाइड्रोफिलिक मोइटी। अदर ऑप्शन देख लो, हाइड्रोफोबिक मोइटी वाले नहीं, लिपिड सोलूबल वाले भी नहीं, ठीक है, और नहीं, हाइड्रोफिलिक वाले को तो दिक्कत होता ही है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा।
हाइड्रोफोबिक वाले को कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, सॉरी। मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ एक्टिविटी वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, सेल का वो पहला दूसरा पेज से ही ये क्वेश्चन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स इम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नीट 2007 का ये क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल, कोलेस्ट्रॉल है, हाँ देखा, ग्लाइकोलिपिड है, मैंने शुगर वाले में कराया था, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड भी है, प्रोलीन सही हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है, ठीक है, तो यही है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब लाइसोजोम के फंक्शनिंग के ऊपर, एक पीएच इन लाइसोजोम इज इंक्रीज टू अल्कलीन। अब देखो लाइसोजोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव किस पे होते हैं, एसिडिक पीएच पे, ये बोल रहा है अल्कनीन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एंजाइम हो गए वो इनएक्टिव हो जाएंगे, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बिकम इनएक्टिव। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। इंडोप्लाज्मिक तो एससीआर इज डिफोइड ऑफ राइबोसोम, ये बात तो सही है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली आरईआर इज प्रेजेंट, गलत गलत गलत। प्रोकैरियोट्स में रफ कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल ही नहीं होता, तो ये सही हो जाएगा। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है, द ऑर्गेनिल दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो इंडोप्लाज्मिक ये ए एकदम सही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, लिपिड सिंथेसिस, तो जहाँ पे भी 2 होगा वो सही हो जाएगा, तो ए का 2। बाकी भी हम देख लेते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 1 होना चाहिए, तो 1 है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन, तो ये भी सही है। सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे ये, ठीक है। साइट ऑफ फॉर्मेशन, विच इज़ द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का इंपॉर्टेंट क्या है, गोल्गी बॉडीज में होता है, डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी का लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट है, ठीक है, तो देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ही होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वगैरह होता है, ठीक है, तो ये बात भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स, ये बात सही है, हमें इनकरेक्ट पूछा है। इंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर इम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, गलत, ये इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं इनफोल्डिंग्स उनके पास होते हैं, तो ये बात सही है। चलो ये देखते हैं, गोल्गी अपैरेटस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, तो 1 का 3 हो जाएगा, तो पहला 2 ऑप्शन गलत, तो 1 का 3। अब 2 का देखते हैं, लाइसोजोम का फंक्शन क्या है, तो डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल, तो 2 का 4 हो जाएगा, तो 2 का 4 सिर्फ एक ही में है, तो डी हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड इन प्रोकैरियोट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70s आर्बोज, तो पहली बात ना, ये ऐसे लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट ये क्वेश्चन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म विथ 70s राइबोसोम, तो पहली बात 70s राइबोसोम किस में होता है, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में कौन से क्या प्रेजेंट होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, गलत। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, ये सही हो जाएगा। क्या प्रोटीन कोड होता है, नहीं, ये भी डबल स्ट्रैंड विथ हिस्टोन प्रोटीन, गलत, तो ये ज़्यादा सही है, ठीक है। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ये हम आगे पढ़ लेंगे, जब हम न्यूक्लियस करेंगे ना तो पता चलेगा कि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। सेक्रेटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स, अब सेक्रेटरी सेल्स क्या होता है, अब जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैकेजिंग करेगा उसी में वही सेक्रेट करेगा ना, तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनका काम ही होता है पैकेज करना, फिर सेक्रेट करना, सेक्रेटरी वेसिकल बनाना, ठीक है। और मैं डायग्राम से भी तुम्हें समझ में आ गया होगा जो मैंने डायग्राम दिखाया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कौन सा है, ये सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। लाइसोजोम फैक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लाइसोजोम के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, तो लाइसोजोम जो होता है न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये बात सही है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी सही है। एसिडिक पीएच पे इनके हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिव होते हैं, ये भी सही है। लाइसोजोम्स नहीं, इंडोप्लाज्मिक लाइसोजोम्स आर फाउंड बाई फॉर्म्ड, यहाँ पे होगा फॉर्म्ड बाई प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि गोल्गी अपैरेटस में पैकेजिंग से फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिल डज नॉट कंटेन डीएनए, डीएनए कौन कंटेन नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोजेनम में, अब दोनों में से कौन कंटेन नहीं करता, तो लाइसोजोम एंड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ठीक है। रफ ईआरए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस नहीं होता है, लिपिड का सिंथेसिस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, तो ये गलत है। बाकी प्रोटीन से रिलेटेड है, तो प्रोटीन रिलेटेड वाला काम तो होता ही है, ये देखो पेप्टाइड प्रोटीन है, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोल, तो प्रोटीन रिलेटेड फंक्शन तो रफ इंडोप्लाज्मिक का होता ही है।
अब मेनी राइबोसोम जो है एसोसिएटेड होते हैं सिंगल mRNA से टू फॉर्म कॉपीज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली सच स्ट्रिंग ऑफ आरबीजे। ये प्रोकैरियोट का है जिसमें डायरेक्ट पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट किस में करते हैं? तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ये फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी? तो माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल आर इंक्लूड बाई सिंगल मेम्ब्रेन? तो लाइसोजोम, न्यूक्लियर, ये बाकी सब ये जो है डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल है, ये बात सही है। फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिल्कुल बाइनरी फिजन से करते हैं। दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मटेरियल, गलत है। कंपोनेंट्स विच सिंथेसाइज प्रोटीन, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला ट्रू है, तो ये हो जाएगा। हाइड्रोलिटिक सेल ऑर्गेनिल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, लाइसोजोम, डायरेक्ट क्वेश्चन। सेल ऑर्गेनिल विथ मेम्ब्रेन्स आर, कौन से हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होता है? लाइसोजोम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास भी होता है। राइबोसोम में नहीं होता, राइबोसोम में नहीं होता, राइबोसोम तो ये तो देखा सारे ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से, मोर देन 90% तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन्स ही हैं। तो देखा अगर तुम इतने अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, जो मैंने कॉन्केव और कॉन्वेक्स वाले, सिस और ट्रांस वाले जो है ना, जब मैंने पढ़ाया तो मुझे ध्यान भी नहीं था कि वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही से ही फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। पैसे तो तुम्हारे लग नहीं रहे हैं, तो ठीक है, तो थोड़ा अगर तुम्हें लेक्चर लग रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया है, तो तुम इसे शेयर करके और बढ़ाओ। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।